नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित पारी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे थे अध्याय 6 अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाओं की। इसके अब तक हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 5वें पार्ट की बात करते हैं। इससे पहले हम आज का अध्ययन स्टार्ट करें, प्लीज़ यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक में। आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक मृदा सुधारक। अब रासायनिक रूप से मृदाओं को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अपने जो भौतिक संसाधनों द्वारा जिस तरीके से हम लोग मृदा को सुधार सकते हैं, हम लोगों ने वो तकनीक हम उसके अंदर पढ़े थे। आज हम बात करते हैं रासायनिक मृदा सुधारकों की, कि रासायनिक रूप से किस प्रकार से इन्हें सुधारा जा सकता है। तो इसमें पहला है क्षारीय मृदा सुधारक। अब क्षारीय मृदा सुधारकों में भी कौन कौन से रसायन काम में आते हैं, हम उनकी बात करते हैं। इसमें भी पहला फर्स्ट है जिप्सम। सबसे पहले हम बात करते हैं जिप्सम की। इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसके अंदर 2 अणु जल के होते हैं और बाकी कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। अब हम इसके संगठन की बात करें तो रासायनिक रूप से इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, जिसमें 23.2% तो क्या होता है, कैल्शियम होता है, 18.6% सल्फर होती है, 21.0% क्या होता है, इसके अंदर 200 जल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम जिप्सम का भू सुधारक के रूप में जो प्रयोग किया था, सबसे पहले जो जिप्सम का भू सुधारक के रूप में भारत के अंदर प्रयोग किया गया था, वो किसने किया था, JW लेदर ने कहाँ किया था, यूपी के अंदर किया था। और किस सन में किया था, 1942 के अंदर इन्होंने किया था। नेक्स्ट है जिप्सम भंडारण जो है, ये जिप्सम भंडार जो कहाँ कहाँ हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, उसमें है बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। कहाँ कहाँ मिलते हैं जिप्सम भंडार, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर के अंदर हमारे यहाँ जिप्सम के जो भंडार हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। आगे चलते हैं क्षारीय मृदा में जिप्सम की अभिक्रिया की। क्षारीय मृदाओं में यदि आप जिप्सम डालते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, क्या उस मृदा में परिवर्तन होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कि इस अभिक्रिया द्वारा सोडियम विनिमय को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम विनिमय द्वारा ही मृदा कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो सोडियम विनिमय क्षमता को कम कर दिया जाए तो क्षारीय मृदाओं के अंदर सुधार किया जा सकता है। इसमें पहली जो अभिक्रिया है हमारे वो है कैल्शियम आयन। क्या है, कैल्शियम आयन क्षारीय मृदा में विनिमय सोडियम को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम क्ले का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कैल्शियम क्ले का निर्माण करती है। मतलब यदि हम क्या नाम से कैल्शियम सल्फेट उसके अंदर डालेंगे तो जिसके अंदर क्या होगा, सोडियम होगा, तो वो सोडियम को क्या करेगी, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगी। और प्रतिस्थापित करने के बाद में क्या होगा, कैल्शियम सोडियम को जाके बैठेगा और मृदा के अंदर सुधार होगा। तो इसमें अभिक्रिया हम देख लेते हैं। जो क्ले सोडियम है, मतलब वो क्ले, ये मृदा है, इस मृदा के ऊपर सोडियम जो आयन है वो क्या हो चुके हैं, इसके ऊपर आकर के जम चुके हैं या अधिशोषित हो चुके हैं, जिसके कारण ये मृदा किससे हो चुकी है, ये क्षारीय मृदा हो चुकी है। तो इसकी अभिक्रिया किससे करवा लें, कैल्शियम सल्फेट से हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से सोडियम को कैल्शियम क्या करता है, बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद में जो कैल्शियम है वो सोडियम की जगह जाकर के बैठेगा, और जो सोडियम है वो SO4 के साथ में रिएक्शन करता है। इस प्रकार से यहाँ पे कैल्शियम क्ले का निर्माण होता है और मृदा की क्षारीयता में सुधार होता है। दूसरा इसमें आता है जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या करता है, क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। किसके साथ में क्रिया करता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके इसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में बदल देता है। इस क्रिया में सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, इसमें सोडियम सल्फेट बनता है, जो घुलनशील होने के कारण जल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या लीचिंग प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों से नीचे इसे क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 जो है हमारे पास में, ये कैल्शियम सल्फेट से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से जो ये सोडियम है ये बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से ये SO4 जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, और बाकी बचा CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है।
आगे आती है जिप्सम की शुद्धता एवं महीनता कि जो जिप्सम हम काम में लेते हैं ये कितने % शुद्ध होना चाहिए और कितना महीन जिप्सम हम काम में लेते हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखिए कृषि कार्य में प्रयुक्त जो जिप्सम होता है ये कितने % शुद्ध होना चाहिए, 80% ये शुद्ध होना चाहिए। कितने % शुद्ध होना चाहिए, 80% ये शुद्ध होना चाहिए। अब इसकी महीनता की बात करें, अब महीनता के बारे में भारतीय जो मापदंड है या भारतीय मृदा है उसके अनुसार क्या होता है कि जिप्सम की आधी मात्रा तो 2.0 mm की छलनी द्वारा छनी हुई होनी चाहिए तथा इसकी शेष 50% जो क्या नाम से मात्रा जो है वो 2.5 mm की जाली से क्या होनी चाहिए, छनी हुई होनी चाहिए। तो ये हमारे भारतीय मापदंड के अनुसार ये दिया हुआ है कि इसकी महीनता कितनी होनी चाहिए और शुद्धता कितनी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि जिप्सम की आवश्यक मात्रा मतलब कितने % हमें जिप्सम काम में लेना है, कितने क्षेत्र में हमें कितना जिप्सम काम में लेना है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिप्सम का उपयोग खेत की मृदा जांच के उपरांत ही करनी चाहिए। देखिए दोस्तों कि यदि आप लोग रसायनों का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले जांच के आधार पर ही उसका उपयोग करिए। अब हम जब बीमार पड़ते हैं तो ये थोड़ी है कि बुखार आ गया तो सीधे बुखार की गोली दवाई हम ले लेते हैं, नहीं। हम सबसे पहले क्या जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो दवाइयाँ हमें लिखता है तो हम उन दवाइयों को ही ग्रहण करते हैं। तो इसी तरीके से मृदा भी जब बीमार होती है तो इसे भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो मृदा है उसको लेकर के कहाँ जाते हैं, लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, उसमें जिस चीज़ की कमी होती है तो वो चीज़ उसमें डाली जाती है। तो इसके उपरांत ही क्या होता है कि इसमें जिप्सम का उपयोग या अन्य रसायनों का उपयोग करना चाहिए। परंतु अगर यदि मान लीजिए आपको लगता है कि ये क्षारीय मृदा है उसको सुधारना चाहिए तो क्या नाम से, तो 12 से 15 टन क्या नाम से प्रति हेक्टेयर जिप्सम की उसमें आवश्यकता, मतलब कितना डाल सकते हैं उसमें 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम की आवश्यकता इसमें पड़ती है। आगे देखिए जिप्सम डालने का जो समय होता है, ढंग होता है, एक चीज़ का तरीका होता है, समय भी होता है। तो क्या समय है वो, तो जिप्सम का प्रयोग कब करना चाहिए, जून महीने में करना चाहिए। कौन से महीने में करना चाहिए, जून। देखिए ये अभी जून का महीना चल रहा है तो इस महीने के अंतर्गत ही इनका उपयोग कर लेना हमें चाहिए था, जिससे कि क्या नाम से जून के बाद में क्या बोलते हैं, धान की जो फसलें वो लगाई जाती है ना, इसलिए। तो धान की फसल लगाने से 10 से 15 दिन जिप्सम की खेत में इनको डाला जाता है, मतलब आज से पहले ही इसको डाल देना चाहिए था। ठीक है, अभी भी समय है, अभी भी ये चीज़ डाली जा सकती। तो खेत में डाल करके 10 से 15 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाता है, इसमें पानी भर दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, रिडक्शन रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया करके मृदा को सुधारने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, सेकंड आता है हमारा जो रासायनिक सुधारक है वो है पायराइटिस, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो है Fe। क्या है इसका सामान्य सूत्र, FeS2। हम इसे क्या कहते हैं, पायराइट इसे कहते हैं। आगे देखिए यह लोहे व कोयले होता है, किनसे प्राप्त होता है, ये लोहे और क्या नाम से कोयले की खदानों से इसे प्राप्त होता है। इसकी जो खान है वो बिहार के अंदर अमझोर और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, सीकर के अंदर इसकी खानें पाई जाती है। तो वहाँ पे क्या मिलता है, पायराइटिस मिलता है, या पायराइटिस अपन कहते हैं वो मिलता है। इसको जो निकालने का कार्य जो है ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो इसका उपक्रम का नाम क्या है, कौन चलाता है, तो पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड, पारादीप फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड ही क्या नाम से पायराइट निकालने का कार्य करती है, बाकी इसके अलावा कोई इसका कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है इसके संगठन की हम बात करें तो इसके संगठन में यहाँ पे 22% तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, सल्फर, 20 से 22% क्या होना चाहिए इसमें, लोहा, ठीक। 0.5 से 0.6% इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए, 0.1% क्या होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, 6.8% इसमें क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए। और इसके बाद में भी और हैं, तो इसमें देखे हो 3% इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन, और 0.02% इसमें क्या होना चाहिए, जिंक, और 0.05% इसमें कॉपर, 0.01% इसमें मैंगनीज, और 35 से लेकर के 40% तक इसके अंदर क्या होनी चाहिए, सिलिका इसके अंदर होनी चाहिए। तब जाकर के पायराइटिस का उपयोग किया जाता है। अब ये नहीं कि इसमें FeS2 ही मिला हुआ है तो इसमें कार्बन कहाँ से आ गए, मैग्नीशियम कहाँ से आ गया, या कॉपर कहाँ से आ गया, तो ये मात्रा भी इसके अंदर बाद निकालने के बाद में इसमें मिलाई जाती है, तब जाकर के ये खेत के अंदर उपयोग में लिया जाता है या काम में लिया जाता है। तो चलते हैं आगे, पायराइटिस के उपयोग क्या क्या हैं वो हम पढ़ते हैं।
पहला जो उपयोग है वो है कैल्शियम युक्त मृदा में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कैल्शियम युक्त ही मृदा में इसका उपयोग करना चाहिए। अगर यदि कैल्शियम नहीं है तो उस मृदा में इसका उपयोग हानिकारक है या होता है। यह जल में घुलनशील नहीं होता है, परंतु यह वायु से धीरे धीरे क्या होता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उसके अंदर गंधक का निर्माण करता है। और इसका गंधक का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है H2SO4। हाँ, अम्लराज भी अपने से कहते हैं। आपके मन में ये सवाल आया होगा, हाँ सर अम्लराज कहते हैं इसको। हाँ ठीक है, अम्लराज भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गंधक का अम्ल सोडियम को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। क्या कर देता है, ये सोडियम को प्रतिस्थापित कर देता है। अब देखिए पायरेटिस की मृदा में कौन सी क्या अभिक्रियाएं होगी वो हम देखते हैं। देखिए, पहले सप्ताह तक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने के पश्चात इसमें 10 से 15 दिन तक 4 से 5 सेंटीमीटर तक क्या भर देना चाहिए दोस्तों, पानी भर देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक सप्ताह तक तो क्या होना चाहिए, इसमें इसको खेत में डाल दो। खेत में डालने के बाद में क्या होगा, इसकी हवा के साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करने के बाद में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होने के बाद में क्या होता है, पायरेटिस टूट जाता है। और टूटने के बाद में 10 से 15 दिन बाद में इसके अंदर क्या करना चाहिए, खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भर देना चाहिए, जिससे कि ये पानी से अभिक्रिया करके मृदा के अंदर पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है, या मृदा की सतह पर पूर्ण रूप से अधिशोषित ये हो जाता है। इसकी जो अभी रासायनिक अभिक्रिया वो है कि FeS2 क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन, क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये FeS प्लस सल्फर के अंदर आप लोग ये टूटेगा। तो FeS और सल्फर के अंदर टूटने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे FeS जो है वो क्या करेगी, आप लोगों के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी। किसके साथ में अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी। तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में ये Fe2O3 का निर्माण करती है, और इसके अंदर 4 अणु सल्फर के बाहर निकलते हैं। और फिर ये Fe2O3 जो है ये आगे रिएक्शन करेगा। ठीक है, और आगे रिएक्शन करने के बाद में आप लोग ये क्या निकालेगा, इसमें से सल्फर निकालेगा। और सल्फर निकालने के बाद में जो आपके जो सल्फर है, क्या है ये जो सल्फर है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में, बैक्टीरिया की उपस्थिति में आप लोगों के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने के बाद में SO3 का ये निर्माण करेगा। क्या करेगा, 2SO3 का निर्माण ये करता है। और ये SO3 है वो क्या करेगी, जल के साथ में अभिक्रिया करती है। किसके साथ में अभिक्रिया करेगी, जल के साथ में अभिक्रिया करती है, और H2SO4 का निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है, देखिए ये एक ऑक्सीजन है वो क्या होगी, 3 ऑक्सीजन के साथ में जाकर के मिलेगी। और इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन होंगे वो सल्फर के ऊपर जाकर के जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें रासायनिक परिवर्तन होकर सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम क्ले है उसके साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और इस अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट यहाँ से ये बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकलती है, और क्या नाम से इसमें से जल बाहर निकल जाए। तो कैल्शियम सल्फेट इसमें बाहर निकल जाएगा। और यही कैल्शियम जो सल्फेट है ये सोडियम जो क्ले होगी, क्या कौन सी क्ले होगी, सोडियम क्ले होगी। तो देखिए सोडियम क्ले, सोडियम यहाँ से बाहर निकलेगा दोस्तों, इसके आगे 2 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि संतुलित ये 2+ चार्ज लगा हुआ है, तो 2 सोडियम के अणु है इसके अंदर। तो 2Na2+ जो है ये यहाँ से बाहर निकलेगा। और ये कैल्शियम जब 2 सोडियम के अणु इस पर से टूटेंगे तो क्या नाम से 2 कैल्शियम की जो मृदा है उसकी संयोजकता क्या होगी, मुक्त होगी। और ये दोनों संयोजकता किससे जुड़ जाएगी, आप लोगों के कैल्शियम के साथ में जुड़ जाएगी। और ये SO4 Na2SO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसकी लीचिंग प्रक्रिया हो जाएगी और ये मृदा के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या नाम से मृदा सुधारक में काम लिया जाता है। नेक्स्ट आती है फास्फोजिप्सम। क्या आता है, फास्फोजिप्सम। अब जो इसका रासायनिक संगठन होता है वो है कि फास्फोजिप्सम में सल्फर की मात्रा कितने % होती है, 16%। फ्लोरीन की कितनी मात्रा होती है, 1 से 2%। तथा कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है, इसमें 21% में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है गंधक का अम्ल। देखिए दोस्तों, गंधक का अम्ल हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यही इसकी रासायनिक अभिक्रिया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये रासायनिक अभिक्रिया आपको पीछे से लिखनी है इसके अंदर। तो गंधक का अम्ल में क्या होगा, देखिए ये गंधक का अम्ल है आप लोगों के, क्या है, यहाँ से लिखना है आप लोगों को। देखिए ये जो गंधक का अम्ल है ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और जल के अणु मुक्त करता है। फिर यह जो कैल्शियम सल्फेट है वो क्या करेगा,
सोडियम क्ले के साथ में अभिक्रिया करेगा और सोडियम क्ले के साथ में अभिक्रिया करेगा कैल्शियम क्ले और Na2SO4 और लीचिंग प्रक्रिया को दोहराएगा। तो ये दोनों अभिक्रिया जो हैं यहाँ गंधक के अम्ल के अंदर भी काम में आएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभिक्रिया आप लोगों के गंधक के अम्ल में भी काम में आएगी। और आगे एक और प्रोसेस आ रहा है, वहाँ पर भी ये कि यही अभिक्रिया आप लोगों को काम में आएगी। तो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गंधक के अम्ल की मृदा के अंदर किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, क्षारीय मृदा सुधारकों में भी किया जाता है। इसे सिंचाई जल के साथ में प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचोगे कि गंधक के अम्ल को किस तरीके से मृदा के अंदर विलय करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कुआं होता है, क्या होता है, कुआं होता है, और उस कुएं के पास में एक टाँका होता है, क्या होता है, टाँका होता है। इस टाँके के अंदर सबसे पहले क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है, ताकि फिर मोटर चलाई जाती है, जिससे क्या नाम से इसके अंदर कंटिन्यू पानी आता रहता है। और पानी इसके अंदर आता रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम H2SO4 की कुछ बूंदे जो हैं इसके अंदर धीरे धीरे हम क्या करते जाएंगे, उसमें मिलाते जाएंगे। और ये क्या करेगा, पानी के साथ में घुल करके पानी के साथ में घुलता रहेगा, और पानी के साथ में घुलते रहने के कारण क्या होगा, ये उसके साथ में बह जाएगा। और बहने के बाद में क्या होगा, ये सीधा आपकी मृदा के साथ में अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट है द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। अब द्रव सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से अभिक्रिया करेगी, तो देखिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की भी अभिक्रिया सीधी सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही होती है। कैसे होती है, देखिए सिंचाई जल के साथ में इसका प्रयोग भी किया जाता है, और जल में घुलकर ये क्या करती है, देखिए वापस से वही आ गई, जल में घुलकर ये क्या करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड SO क्या देता है, SO4 या SO2, ठीक है, SO2, ठीक है। द्रव फिर ये क्या करेगी, SO2 जो होगी वो जल के साथ में घुलकर क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण ये यहाँ से कर देगी, ठीक है। वही अभिक्रिया वापस से आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। चूना पत्थर क्या होता है, आप लोगों के कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे पर कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे अम्लीय मृदा सुधारक के रूप में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, दोनों अम्लीय और क्षारीय मृदा सुधारक होगी। अब तक तो किसकी बात कर रहे थे हम, क्षारीय की। अब बात करेंगे हम अम्लीय मृदा सुधारकों की। ये अम्लीय मृदा सुधारकों के अंदर काम में आता है। तो अम्लीय मृदा सुधारक के रूप में काम में लिया जाता है। यह मृदा में अधिशोषित सोडियम आयन को क्या करता है, विस्थापित करता है। किसको विस्थापित करता है, सोडियम आयन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। आगे देखिए फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4। क्या करते हैं आप इसे, फेरस सल्फेट कहते हैं। यह अम्लीय लवण होता है। क्या होता है, ये अम्लीय लवण होता है। इससे सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो देखिए FeSO4 जो फेरस सल्फेट है, ये क्या करेगा, जल के साथ में अभिक्रिया करेगा। तो जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ से H2SO4। तो दो अणु जो है यहाँ से हाइड्रोजन के SO4 के साथ में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा आप लोगों के, सल्फ्यूरिक अम्ल और FeOH का होल टॉय, मतलब फेरस सल्फेट फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इससे अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट आते हैं कि अब हम बात करेंगे कि रासायनिक मृदा सुधारकों में जो उपयोग है उनके अंदर रखी जाने वाली सावधानियां क्या होती है। अब ये थोड़ी है कि जैसे चाहो मर्जी पढ़ो वैसे ही इसका उपयोग कर लो, नहीं, इसके अंदर कुछ क्या नाम से सावधानियां भी रखी जाती है। वो सावधानियां बरतनी पड़ती है, जिससे कि क्या नाम से अच्छी तरीके से उस मृदा को में सुधार किया जा सके। पहली बात करें, एक ही प्रकार के रासायनिक सुधारक सभी मृदाओं में काम में प्रयुक्त नहीं होते या काम में नहीं लिए जाते। क्यों नहीं लिए जाते, क्योंकि अम्लीय मृदा सुधारकों में क्षारीय मृदा सुधारक काम में लिया जाता है, और क्षारीय मृदा सुधारकों में अम्लीय मृदा सुधारक काम में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या नाम से हम एक ही मृदा में एक ही प्रकार की अलग अलग मृदाओं में एक ही प्रकार के रासायनिक सुधारक को काम में नहीं ले सकते। दूसरी बात करते हैं, रासायनिक मृदा विश्लेषण के आधार पर इनका उपयोग करें। मतलब पहले मृदा को चेक करवाया जाए, उसके अंदर किसकी कमी है, उसी के आधार पर मृदा का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है उपयुक्त विधि अपनानी चाहिए। इसकी उपयुक्त विधि नहीं अपनाओगे तो क्या नाम से कितने ही मृदा सुधारक मृदा के अंदर डालो, कोई प्रभाव उसका मृदा पर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मृदा सुधारकों का बारीक छूनी उपयोग में लेना चाहिए। ये नहीं के मोटे मोटे डले काम में ले रहे हो और मोटे मोटे डले काम उनको अपघटित होने में क्या नाम से महीनों भर लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका बारीक छूनी काम लेना चाहिए।